हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। ठीक है। यानी सामाजिक अध्ययन की देखा जाए तो ये इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी है। यानी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 10 क्लासेस हो चुकी हैं। और ये 11वीं क्लासेस, यानी यह कौन सी क्लास है? ये 11वीं क्लास है। तो एक और क्लास होगी, यानी 12 क्लास होने के बाद देखिए जब 12 क्लास पूरी हो जाएंगी, इसका मतलब सामाजिक अध्ययन में हमने सबसे पहले देखिए ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। ठीक है, यानी भूगोल। तो हमने सबसे पहले भूगोल को स्टार्ट किया था। तो ये भूगोल का जितना सिलेबस था, यानी भूगोल का जितना पार्ट है, वो सब कुछ पूरा हो गया है। ठीक है, यानी पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद हम हिस्ट्री का जितना चैप्टर वाइज जो आपके में सिलेबस दिया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, वो हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आपको देखिए सारी क्लासेस चैप्टर वाइज देखनी है, क्योंकि जब तक आप चैप्टर वाइज नहीं समझेंगे, हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि चैप्टर से रिलेटेड हो, थोड़ा सा अगर घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप गलती कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए चाहे कोई सरल टॉपिक हो चाहे कोई कठिन, ठीक है, आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी है। नहीं, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि अरे ये तो इजी है इसको छोड़ दिया जाए, तो इजी के चक्कर में क्या होता है, जब एग्जाम का टाइम होता है तो वहाँ पेपर इतना प्रेशर होता है एग्जाम का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करने का चांस होता है। इसीलिए अभी हम बोल रहे हैं आप चाहे सरल हो या कठिन, सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब अभी आप थोड़ा बहुत लिखेंगे तो लिखते समय आपको कुछ चीज़ें याद हो जाती होंगी। क्योंकि जब परीक्षा का टाइम होगा एक दिन में, जैसे 3 पेपर हैं, 3 पेपर जिस दिन होंगे तो आप देखना कि जो पहला पेपर होगा, वहाँ तो कुछ हो तो आप याद करके ले जाएँगे, जो सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में रट्टा मार लेंगे। लेकिन जहाँ एक पेपर देंगे इतना ज़्यादा आप थक चुके होंगे, सेकंड यानी दूसरे पेपर तक आप लगता है कि सारा कुछ भूल जाएँगे। तब वही काम आएगा जो आपने पहले से याद किया था। ठीक है? यानी तो इसी से हम बोल रहे हैं कि अभी से आपको अच्छे से तैयार रहना है। डीएलएड को हल्के में मत लीजिए, बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं। और देखिए ये जो सामाजिक अध्ययन का है, ये देखिए 50 नंबर का पेपर होता है, तो इसमें देखिए काफ़ी लेंदी सिलेबस है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हमको फालतू तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं। जितना ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। नहीं तो पढ़ाना क्या, सामाजिक अध्ययन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें पूछी नहीं जाती, ना कभी आई हैं, तो उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हम एक्यूरेट पढ़ा रहे हैं, और देखिए जितना हम बताएँगे उसी से ना क्वेश्चन आए तो बताना, सारे क्वेश्चन उसी से होंगे। और अभी इसके बाद जब सिलेबस हम पूरा कर देंगे, इतनी जो कोई छोटा टॉपिक है, जैसे कोई चीज़ छूट रही होगी, वो सारा कुछ तो हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी अतुलि, बहुविकल्पी और लघुत्तरी, उसमें सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ना क्या है, हमें वन और उसके प्रकार। ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कहेगा कि भारत में वन कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। या कहे 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो वनों का प्रकार, वन कितने प्रकार के होते हैं? इनका विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है? तो इस प्रकार इससे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए वन, यानी वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, ठीक है, जो पेड़ों, झाड़ियों और अन्य वनस्पतियों से ढका होता है। ठीक है। वन एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, ठीक है, वनों में क्या होते हैं, देखिए डिफरेंट टाइप के जंगल यानी पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी वनों में देखिए जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, वन की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए समझते हैं वन की विशेषताएं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन क्या होते हैं, वन की विशेषता लिखिए। ठीक है। तो देखिए वन की विशेषता, वन में पेड़ों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्र में सामान्य से अधिक होती है। ठीक है। वन में पेड़ों की संख्या जो है प्रति इकाई क्षेत्र में सामान्य से अधिक होती है। यानी इसका मतलब ये है कि वन वे होते हैं, जैसे 2-4 पेड़ अगर लगा दिए जाएं तो उसको हम वन नहीं कहते, यानी सामान्य से इनकी संख्या अधिक होगी। ठीक है, तभी हम वन कह सकते हैं। वन विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता है। यानी वन जो होते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप के पौधे पाए जाते हैं, और जानवर भी उसमें निवास करते हैं। यानी इनका देखिए घर होता है, जानवरों का क्या होता है, ये जो जंगल होते हैं ये वन, ये घर होते हैं जानवर के। अगला है, वन में सभी जीवित चीजें एक दूसरे पर भोजन, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं के लिए निर्भर करती हैं। ठीक है, यानी इसमें जो जीवित चीजें हैं एक दूसरे पर, यानी भोजन, आश्रय, अन्य आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अगला है, वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वन क्या होते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जल चक्र को बनाए रखने, ठीक है, हवा को शुद्ध करने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो देखिए ये तो रही वनों की विशेषताएं। अगर वन की आप संक्षेप में, एक शॉर्ट में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो देखिए ये
समझिए, वन एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जो घने वृक्षों और अन्य वनस्पतियों से आच्छादित होता है और जिसमें एक जटिल और परस्पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद होता है। ठीक है, तो ये तो संक्षेप में रही वन की परिभाषा। चलिए अब समझते हैं आगे हम कि वन के प्रकार। तो देखिए पहला है, भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। यानी भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 6 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला है देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। और चौथा है मरुस्थलीय वन। ठीक है, और पांचवा है डेल्टाई वन। फिर 6 नंबर है पर्वतीय वन। यानी भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 6 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये वन घने और हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष उच्च वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक, और यहाँ पर अगर जो बारिश देखा जाए तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और उच्च तापमान पाया जाता है। यहाँ पर जो गर्मी है बहुत ज्यादा होती है, तभी जाकर बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती। यहाँ पर अगर देखिए पेड़ ऐसे होते हैं कि एक साथ उनकी पत्तियां नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि यहाँ सदाबहार वन यानी एक जैसे नहीं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अगर एक पेड़ में किसी एक पेड़ में पत्तियां गिर रही हैं तो कुछ ऐसे पेड़ होंगे उसमें पत्तियां तब नहीं गिर रही होंगी। यानी इनका जो चक्र चलता रहता है, इस वजह से यहाँ पर देखिए एक साथ पतझड़ नहीं होता। यहाँ कई प्रकार की प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रजातियां जो है पेड़ों की कई एक साथ पाई जाती हैं, जिससे ये बहुत जैव विविधता वाले होते हैं। जैव विविधता मतलब यहाँ पर अगर जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हम जैव विविधता। जैसे और कई प्रकार के यहाँ पर इसके इसमें जो है जंगल में बहुत सारे टाइप के जो है जानवर पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो अगर देखा जाए तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए कहाँ जाते हैं? तो सबसे पहले जब हमने देखिए ताप कटिबंध पढ़ा था कि पृथ्वी का ये जो बीच वाली रेखा है, बीच में रेखा गुजर रही है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसके ऊपर वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं देखिए कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। और इसके नीचे देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसे हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। और ये भूमध्य रेखा। तो इस बीच वाले क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इस जोन में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसी वजह से यहाँ पर हरे भरे वन, ठीक है, पाए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए पश्चिमी घाट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ये वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट। तो देखिए ये है कोई, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा। ठीक है, ये है इस प्रकार भारत का नक्शा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये इतना है दक्षिण भारत, इतना हिस्सा नीचे का क्या है? दक्षिण भारत। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट। तो सबसे पहले समझिए कि पश्चिमी घाट कौन सा होता है। तो ये वाला देखिए, इस साइड वाला जो ये इतना हिस्सा है ये है पश्चिमी घाट इधर वाला, और ये है पूर्वी घाट। ये कैसा है? ये पूर्वी घाट है। और ये कैसा है? पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार में। तो अंडमान निकोबार यहाँ पर है देखिए, यहाँ नीचे। तो यहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ रोजवुड कैसे वन पाए जाते हैं? तो रोजवुड है, आबनूस है, महोगनी और विभिन्न प्रकार की लताएं और झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, यानी आम बात है। ठीक, तो देखिए ये है देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर देखिए ये जो वन है, इतने जंगल, इतने पेड़ पौधे घने होते हैं ना, इनके इनकी जो पत्तियां हैं एक साथ नहीं गिरती। ठीक है, और यहाँ इतना ज्यादा जैव विविधता वाले वन पाए जाते हैं, इतना मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं कि अगर देखा जाए तो सूर्य की रोशनी इसके अंदर अगर आप कभी चले जाएं तो सूर्य की रोशनी देखिए अंदर नहीं पहुंचती है, इतने ज्यादा घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, और हर प्रकार के पौधे पाए जाते हैं यहाँ देखिए, अलग अलग, और इतने घने जंगल हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं? सदाबहार वन। अगला देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे व्यापक प्रकार के वन है। ठीक है, यहाँ वर्षा मध्यम होती है। यानी कितनी वर्षा होती है? तो 70 से 200 सेंटीमीटर तक बस। गर्मी के मौसम में पानी की कमी से बचने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, यानी जब पतझड़ होता है तो पेड़ पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? जिससे कि उनका पानी का अवशोषण कम हो। ठीक है, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए, तो ये पाए कहाँ जाते हैं?
तो देखिए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ये वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? तो देखिए सागौन, साल, शीशम, ठीक है, बांस और जामुन यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। आपने देखिए गर्मियों के समय देखा होगा जो पेड़ होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी यानी वो पतझड़ का समय चल रहा होता है गर्मियों के समय, क्योंकि देखिए उतने समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से जो पत्तियां हैं, पत्तियों से जो पानी है भाप बनकर उड़ ना जाए, इसलिए जो है पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये है पर्णपाती वन, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर देखिए जो गर्मियों के समय ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे कि पानी का देखिए वाष्पोत्सर्जन ना हो, यानी पानी जो है वाष्पीकृत ना हो। क्योंकि जो पत्तियां हैं पानी को वाष्पीकृत कर देती हैं, जब गर्मियों में जब धूप पड़ती है तो पत्तियों से क्या है, पानी वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे ये पेड़ सूख ना जाए। इसलिए ये गर्मियों के समय क्या है, पत्तियों को गिरा देते हैं। यहाँ देखिए सारे पेड़ देखिए पतझड़ हुआ पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है। इन वनों में वर्षा कम होती है, 50 से 70 सेमी, ठीक है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी और शुष्क होती है। यानी यहाँ ये वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी और शुष्क होती है। यहाँ के पेड़ छोटे होते हैं और इनकी पत्तियां छोटी और कांटेदार हो सकती हैं, ताकि वाष्पीकरण कम हो सके, ठीक है। जैसे कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान का कुछ इलाका है, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ शुष्क हिस्सों में ये वन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ बबूल, खेजड़ी और विभिन्न प्रकार की झाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला है देखिए मरुस्थलीय वन, ठीक है। ये वन अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों, यानी जहाँ पर कितनी बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पानी की बहुत कमी होती है। यहाँ जो मरुस्थलीय वन होते हैं वहाँ पानी की क्या होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए पेड़ों और पौधों में पानी को बचाने के लिए अनुकूलन होते हैं, जैसे कि लंबी जड़ें, मोटी छाल और कांटेदार पत्तियां। यहाँ की जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, कांटेदार होती हैं। जैसे देखिए पश्चिमी राजस्थान में ये वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो जो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, ठीक है, अगर इस प्रकार जैसे हमारा देखिए ये मैप है, तो देखिए जो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान, जो ये है राजस्थान देखिए, यहाँ पर ये इतने इलाके में, इस साइड में क्या है, राजस्थान के इन हिस्सों में, यानी पश्चिमी वाले हिस्सों में पाए जाते हैं ये मरुस्थलीय वन। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी देखिए जड़ें लंबी होती हैं, मोटी छाल होती है और कांटेदार पत्तियां होती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए जो राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ पर देखिए पेड़, इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये जो पत्तियां होती हैं कैसा है, कांटे का रूप ले लेती हैं। आपने कैक्टस का देखा होगा पेड़, ये जो कैक्टस का होता है ये कैसे होते हैं, ये देखिए इनकी जो इसमें कांटे निकले होते हैं। खजूर का है, कैक्टस का है, ये कांटे जो है, ये खजूर में भी देखिए कांटे जैसे पत्तियां होती हैं और कैक्टस में भी कांटे जैसी पत्तियां होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पानी की कमी है बहुत ज्यादा। यहाँ पर रेगिस्तान में देखिए बहुत ही रेतीली भूमि है और यहाँ पानी की कमी के कारण जो पत्तियां होती हैं कांटे का रूप ले लेती हैं, जिससे कि देखिए पानी जो है वाष्पित नहीं होता। अगर जो पत्तियां बड़ी बड़ी पत्तियां होती तो इसमें से सारा पानी वाष्पीकृत हो जाता और ये पेड़ सूख जाते। इसीलिए ये पत्तियां जो कांटे का रूप ले रही हैं, क्योंकि पानी का जो अवशोषण ना होने पाए, ठीक है, और पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सके। और इनका देखिए जो तना होता है, इनकी जो छाल होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है, ठीक है। और पत्तियां कैसे हैं, कांटेदार होती हैं। आगे समझिए डेल्टाई वन, ठीक है, यानी डेल्टा फॉरेस्ट क्या होते हैं समझिए। ये वन नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां मीठा और खारा पानी मिलता है। ये दलदली और नमकीन मिट्टी वाले होते हैं। मैग्रोन इन वनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इनकी विशेष जड़ें पानी के ऊपर श्वसन के लिए निकली होती हैं। तो देखिए ये डेल्टा ही वन कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ सुंदरी वृक्ष प्रमुख हैं, इनके नाम पर सुंदरवन का नाम पड़ा है। इसके अलावा यहाँ गरान और केवड़ा के वृक्ष भी मिलते हैं। तो चलिए इमेज के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये कौन से हैं, डेल्टाई वन। ये कैसे हैं, डेल्टाई वन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेल्टा किसे कहते हैं। तो देखिए डेल्टा वह जगह होती है जहाँ नदी समुंदर में मिलने से पहले मिट्टी जमा करके एक नया मैदान बनाती है। यानी जो डेल्टा हम कहते किसे हैं, जो ये नदियां हैं,
ये जैसे नदी बहकर आ रही है, तो जब नदी बहकर आती है फिर समुद्र में मिलने से पहले, ये है समुद्र, ठीक है? ये क्या है? समुद्र। और समुद्र में मिलने से पहले जो ये मैदान बनाती है, यानी मैदानी इधर-उधर कट कर उनकी जो धाराएँ बहती हैं, इससे जो ये मैदानी इलाका इतना बनता है, तो इसे हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है? तो ये जो नदी बहकर आ रही है और इनके आस-पास यानी जो किनारों पर जो जंगल या पेड़-पौधे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेल्टाई वन, ठीक है? सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। देखिए, जब ये नदियाँ पानी बहा कर लाती हैं, ठीक है? और जब नदियाँ ये पानी बहा कर लाती हैं, तो एक थोड़ा-सा ये देखिए मैदानी इलाका किनारों पर बन जाता है, ठीक है? और उन्हीं किनारों पर ये वृक्ष उगते हैं, ठीक है? और इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ें हैं देखिए ऊपर की ओर निकली होती हैं। यहाँ आप समझिए देखिए, इनकी जो जड़ें हैं ऊपर की ओर निकली होती हैं, क्योंकि ये जो श्वसन क्रिया यही करती हैं। यानी इनको अगर वायु की ज़रूरत होती है यानी श्वसन क्रिया अगर करना है तो इन्हीं जड़ों के माध्यम से ये श्वसन क्रिया करती हैं, ठीक है? देखिए अगला है पर्वतीय वन, जिसे हम कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। इन वनों की संरक्षण और प्रजातियां ऊंचाई के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है? यानी जो इनकी है ऊंचाइयां जो है ऊंचाइयों के साथ बदलती है क्या प्रजातियां, ठीक है? निचले ढलानों पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है? पाए जाते हैं, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में शंकुधारी वन मिलते हैं, ठीक है? यानी पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे मिलते हैं? शंकुधारी वन। तो यहाँ पर देखिए शंकुधारी वन क्यों मिलते हैं? तो समझिए, जो पर्वत इलाकों में होते हैं यानी पर्वतीय इलाकों में, तो वहां पर बर्फ देखिए बहुत ज्यादा गिरती है और वहाँ ठंड ज्यादा होती है। तो जब बर्फ गिरती है यहाँ पर, तो अगर इस प्रकार अगर शंकुधारी वन है, तो जब बर्फ इनके देखिए ऊपर गिरेगी तो ये बर्फ फिसल कर नीचे आ जाती है जमीन पर, जिससे क्या है, वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचता। यानी इनकी देखिए ना तो डालियां टूटती हैं, यानी ना ही इनकी शाखाएं टूटेंगी और ना ही इनकी पत्तियों को कोई क्षति पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए शंकुआकार होते हैं, जिससे कि बर्फ इनसे फिसल कर जमीन पर आ जाती है और वृक्ष सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए पर्वतीय इलाकों पर कैसे पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अगर बहुत ऊंचे क्षेत्रों में आप जाएं, बिल्कुल पहाड़ पर, तो कैसे पाए जाते हैं? अल्पाइन वनस्पतियां, ठीक है? अगला है हिमालय पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ये वन पाए जाते हैं। यानी जो पर्वतीय वन है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो देखिए, ये है जो यहाँ पर इतना क्षेत्र, ये कैसा है? हिमालय वाला क्षेत्र है। हिमालय वाला कहाँ क्षेत्र है? ये। तो यहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे? पर्वतीय वृक्ष, यानी ये यहाँ पर जो वृक्ष होंगे वो कैसे होंगे? शंक्वाकार होंगे। ठीक है? और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में, तो पश्चिमी घाट कहाँ पर है? तो ये वाला हमने पहले आपको बताया, ये वाला है पश्चिमी घाट। ठीक है? और ये वाला है पूर्वी घाट। कैसा घाट है? ये पूर्वी घाट। तो यहाँ पर देखिए इन क्षेत्रों में कैसे ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है? निचले क्षेत्रों में ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष मिलते हैं। यानी निचले क्षेत्रों में कैसे मिलते हैं? चेस्टनट और ओक जैसे वृक्ष मिलते हैं। जबकि ऊंचे क्षेत्रों में पाइन, देवदार, स्प्रूस और फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। यानी जो ऊंचाई पर है, ये कैसे हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि शंकुधारी इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ जो है बहुत ज्यादा गिरती है। यहाँ देखिए ये पहाड़ है, ठीक है? ये पहाड़ है और पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही ऊपर से इनके ऊपर बर्फ गिरती है, तो ये ऊपर देखिए बिल्कुल नोक जैसे होते हैं, ठीक है? तो ये बर्फ फिसल कर तुरंत नीचे जमीन पर आ जाती है और इन वृक्षों पर कोई नुकसान नहीं होता। अगर ये मैदानी इलाकों जैसे अगर इस प्रकार के वृक्ष होते, ठीक है? तो बर्फ देखिए इन्हीं पर रुकी रहती और जिससे ये पेड़ की पत्तियां, डालियां, ये सब क्या है? टूटकर नष्ट हो जाता है। यानी ये वृक्ष वृक्ष को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती, ठीक है? तो इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए अत्यधिक ऊंचाई पर झाड़ियाँ और घास मिलती हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप ऊंचाई पर चले जाएँगे, बिल्कुल पहाड़ पर, जैसे देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ इस पहाड़ पर आप जाएँगे तो कैसे मिलेंगी? यहाँ पर आपको घास, छोटी-छोटी घास मिलेगी और झाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है? इस प्रकार के फिर वन जंगल नहीं पाए जाएँगे, यानी पेड़ नहीं पाए जाएँगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है? आशा करते हैं कि आपको हमने जितना सारा ये वन और वन के प्रकार बताए आपने साथ ही साथ नोट किया होगा और अच्छे से समझा भी होगा। ठीक है? तो देखिए इनको एक नोट्स आप बना लीजिए और जिससे कि ये सारा एक साथ आप धीरे-धीरे करके लिखते रहिए और याद करते भी रहिए। क्योंकि इससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका
देखिए गलती ना हो आपसे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। और अगर कोई क्लास आपकी छूटी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए और जो क्लासेस छूटी हैं या कोई स्टार्टिंग से अभी आपने क्लास नहीं की है, तो आप शुरुआत से भी क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।